हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय 3 विद्युत धारा को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। और सबसे पहले हम विद्युत धारा के विषय में ही पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा क्या होती है, कैसे हम इसे फाइंड कर सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे। हम जानते हैं यदि हमारे पास एक चालक है, इस चालक में हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों उपस्थित होते हैं। नेगेटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, तो हम जानते हैं कि जो चार्ज का प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। या ये कहें, अगर ये उच्च विभव पर हो, ये सिरा इसका उच्च विभव और इधर निम्न विभव पर हो ये, तो चार्ज का प्रवाह होगा। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, क्या ये इस सिरे को उच्च विभव पर लाने के लिए, इस सिरे को निम्न विभव पर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका कार्य हम एक बैटरी की सहायता से लेंगे। ये हम एक बैटरी जोड़ देते हैं और ये पॉजिटिव और ये सिरा, अर्थात ये सिरा पॉजिटिव हो जाता है और ये सिरा नेगेटिव हो जाता है। इस प्रकार ये सिरा उच्च विभव पर होगा और ये सिरा निम्न विभव पर होगा। जब यहाँ पर विभवांतर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस डायरेक्शन में E। अब हम जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, जब किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी जो गति होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। और यदि नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज की जो गति होती है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। अर्थात ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में और ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में प्रवाह होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चालक के अंदर नेट जो प्रवाह हो रहा है आवेश का, यानी कि नेट आवेश जो है या कुल आवेश जो है, कुल आवेश जो होगा क्यू मान सकते हैं। और क्यू इज इक्वल टू जो होगा क्यू पॉजिटिव माइनस क्यू नेगेटिव, या ये कह सकते हैं। तो यहां पर कुल जो आवेश होगा, यानी कि ये जो कुल आवेश होगा इनके अंतर के बराबर होगा। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगा। तो यानी कि इसमें जो कुल आवेश प्रवाह हो रहा है वो क्यों का हो रहा है, तो आवेश के इस प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी कि आवेश के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल आरोपित होता है। धन आवेश पर इस बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र के अनुदिश तथा ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। यानी कि जो इस बल की दिशा होगी वो, जो ऋण आवेश होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होता है। यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वह इस बल के अंतर्गत गति करने लगते हैं। वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को हम विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी चालक में विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। यदि हम यहां पर ध्यान दें, कुल आवेश हमारा क्यों है, किसी परिपथ में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी परिपथ में t सेकंड में क्यों आवेश प्रवाहित हो, मतलब इस परिपथ में t सेकंड में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो परिपथ में विद्युत धारा I बराबर क्यू अपॉन टी होगा। और यदि हम दूसरे उसमें बात करें इसकी, कि यदि कोई चालक है और उस चालक में हम ये जो विद्युत धारा है किसी समय t पर और t प्लस डेल्टा t पर, इन दोनों यानी कि डेल्टा t समय में जो प्रवाहित आवेश है वो डेल्टा क्यू है, तो जो I होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर I इजकल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी कि किसी एक क्षण पर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमेशा जो धारा होती है वो अपरिवर्तित नहीं रहती, मतलब परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित धारा के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इजकल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये किसी एक
क्षण पर है, या तात्क्षणिक धारा भी इसे हम कहते हैं। और विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर होगा। यदि मैं एम्पियर की परिभाषा देना चाहूं तो अगर मैं Q 1 कूलाम लूं और T 1 सेकंड लिया जाए तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर। तो हम ये कह सकते हैं यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा को ही हम 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर 1 कूलाम पर सेकंड के बराबर होता है और जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि होती है। यदि मैं बात करूं 1 एम्पियर इसकी 1 एम्पियर जो है 1 कूलाम पर सेकंड के बराबर है। हम जानते हैं जो 1 कूलाम होता है वो उसमें जो चार्ज होते हैं वो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यदि एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाहित हो जाते हैं तो उसकी जो धारा होती है वो 1 एम्पियर कहलाती है। यानी कि 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन जब एक सिरे से प्रवेश करेंगे और दूसरे से बाहर निकल जाएंगे तो उस परिपथ में जो धारा होगी वो 1 एम्पियर कहलाएगी। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धारा घनत्व। धारा घनत्व को पढ़ने से पहले आप एक देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक नदी का चित्र दिखाया गया है। अब हम यदि नदी में जल के प्रवाह की बात करें, जल के प्रवाह की बात करें तो क्या जल का प्रवाह ज्ञात करने के लिए हमें इस नदी के पूरे जल को लें? नहीं, उसके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एरिया जो है वो कुछ अलग है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरिया कुछ ज्यादा है। अब ऐसा तो नहीं है यहां से ज्यादा जल प्रवेश करे और यहां से कम कम पानी निकले। तो अगर ऐसा होगा तो इस एरिया में पानी इकट्ठा होता चला जाएगा। तो उसके लिए यहां पर प्रवाह अलग होगा और यहां पर प्रवाह अलग होगा। यानी कि जल के प्रवाह को निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रति सेकंड यानी कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें। अगर यहां पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया लें और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रति सेकंड एक सेकंड में जिसका इस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर मान लें, यानी ये यूनिट मान लें। और एक सेकंड में इससे जो जल प्रवाहित होगा उसे हम जल का प्रवाह कहेंगे। यानी कि एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है यानी कि यूनिट है, तो उससे जो जल प्रवाह होगा वही हमारा जल का प्रवाह होगा। अब यदि हम जिस प्रकार हमने जल के प्रवाह को निर्धारित किया है उसी प्रकार से हम किसी चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करते हैं। हमारे पास एक चालक है और इसे हमने बैटरी से जोड़ा है। इसमें जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, करंट इधर फ्लो होगा और यहां पर इसमें विद्युत धारा को निर्धारित करने के लिए हम धारा घनत्व को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर इसका जो एरिया है 1 यूनिट हो तो एक सेकंड में जितना करंट फ्लो होगा उसे ही हम कहते हैं धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर विद्युत पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर फॉर्म में होगा ये। और धारा घनत्व J बराबर I/A। अगर इसका यूनिट की बात करें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। यदि ये क्रॉस सेक्शन एरिया अभिलंबत ना हो यानी कि इस प्रकार से हो, यहां पर है ये और इसमें जो विद्युत धारा है वो कुछ ऐसे प्रवाहित हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस प्रकार से। अगर मैं इस पॉइंट पर इस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो क्षेत्रफल सदिश है वो देखूं
तो वो इसके अभिलंबत इस डायरेक्शन में होगा। यदि यहां पर देखते हैं हम, तो यहां पर इसका जो एरिया था वो इसी डायरेक्शन में था, ए। तो यहां पर हमने जो लिखा था J बराबर I/A। अब अगर इस केस में बात करें, यदि ये इसके साथ थीटा एंगल पर झुका हुआ है, ये थीटा है, तो इसका हम इस ए का क्षैतिज घटक लेंगे। क्षैतिज मतलब यहां वाला, यानी कि ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये इसका क्षैतिज घटक कुछ यहां बनेगा, ये एरिया। और ये एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा A cos थीटा। तो फाइनली J का जो फॉर्मूला है वो हम लिख सकते हैं I/A cos थीटा। इसे बोलते हैं विद्युत धारा घनत्व या करंट डेंसिटी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर्स। हम जानते हैं जो धातुएं होती है वो सुचालक होती हैं, यानी कि विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। और इनमें जो विद्युत का चालन है, यानी कि विद्युत चालन किस प्रकार हो सकता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो नाभिक होता है, जो ये परमाणु है, और परमाणु के में जो नाभिक होता है, नाभिक के जो समीप इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो प्रबल आकर्षण बंधों द्वारा बंधे हुए होते हैं, और जो दूर वाले यानी कि बाह्य वाले होते हैं, बाह्य सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम या दुर्बल विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। उन्हें उनकी कक्षा से मुक्त करने के लिए मुक्त उन्हें आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि हम रगड़कर या करके। देख लेते हैं, ठोसों में सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं। इनमें विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं वो नाभिक के धनावेश के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, परंतु नाभिक से दूर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन यह बल बहुत कम होता है। अतः बाह्य इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है, जैसे पदार्थ को रगड़कर अथवा गर्म करके। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणु से अलग होकर पूरे पदार्थ में परमाणु के बीच रिक्त स्थानों में यादृच्छिक अनियमित गति करते रहते हैं। इन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अथवा चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एक पदार्थ आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अतः किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। धातुओं में यह संख्या बहुत अधिक, यानी कि 10 की पावर 29 प्रति मीटर क्यूब होती है। इसी कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम अथवा शून्य होती है उनमें आवेश का प्रभाव संभव नहीं होता। अतः वे पदार्थ विद्युत के अचालक या बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं। विद्युत चालन केवल धातुओं में ही नहीं बल्कि ये बात याद रख सकते हैं द्रवों में और गैसों में भी होता है, परंतु धातुओं के विद्युत चालन तथा द्रवों व गैसों के विद्युत चालन में एक महत्वपूर्ण अंतर है। धातु में विद्युत चालन ऋण आवेश वाहकों यानी कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जबकि द्रवों व गैसों में यह धन तथा ऋण दोनों प्रकार के वाहकों के चलने से होता है। इस प्रकार से हम किसी भी चालक में विद्युत किस प्रकार प्रवाहित होते हैं लिख सकते हैं, और इससे बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन के नोट्स बनाएं। धन्यवाद।